पेज नंबर 330। पेज 330 सफ़ा नंबर 330। साइम साहब नहीं आए, किधर है वो? 2-3 मिनट ज़रा बच्चों के आने का वेट कर लें। मीनवाइल सेक्शन 125 ज़रा पढ़ें। एक सवाल है अराइज होता और उसका फिर आगे जवाब है। मैं हूँ पेज 330 पर और मैं हूँ क्लास में। एक सवाल अराइज होता है कि आपने किसी साल की रिटर्न जमा करवाई, बाद में मसला ये अराइज हुआ कि ये जो आपने रिटर्न जमा करवाई है तो इसमें रेंटल इनकम आपने नहीं डाली। जवाब ये सामने आया कि ये अभी डिस्प्यूट चल रहा है, घर किसका है। जो डिस्प्यूट चल रहा है घर किसका है, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा रेंटल इनकम किसकी है? जब घर की ओनरशिप का ही पता नहीं तो फिर घर की ओनरशिप से आने वाली रेंटल इनकम का किसको पता होगा? 2010 के साल में कोर्ट में एक केस चल पड़ा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। जब ये डिसाइड होगा ये प्रॉपर्टी किसकी है, तभी डिसाइड होगा रेंटल इनकम किसकी है। केस इनकम टैक्स वाले नहीं डील करेंगे, ये तो अलग कोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान में। सिविल कोर्ट जो इनकम टैक्स के स्कोप से बाहर है, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। काफ़ी साल गुजरने के बाद 2019 में मार्च के महीने में सिविल कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये प्रॉपर्टी फलां की है। अब टैक्स वालों को चाहिए कि जल्दी जल्दी असेसमेंट ऑर्डर इसके घर भेज दें। कब भेजें? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड, यहां से गिनना शुरू नहीं करना, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वो तारीख बनेगी 30 जून 20। तो 30 जून 20 तक टैक्स वाले इसके घर ऑर्डर भेज देंगे। तो सबसे पहले आपने ढूंढना है कोर्ट का फैसला कब आया। जब ये डेट आपने पेपर में ढूंढ ली तो इसके बाद आपने ढूंढना है कि 30 जून कौन सा अगला आ रहा है। उसके बाद आपने ढूंढना है कि इसके बाद 1 साल कौन सा है। तो इफ कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड ऑन 31 मार्च देन इट ईयर्स एंड्स ऑन 30 जून 19। तो कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर इशू करना है 30 जून 20 तक। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर नोट कीजिएगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो किसी सिविल कोर्ट में ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी के घर किसका है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसी हो हुज इनकम इज चार्जेबल, जिसकी इनकम पे टैक्स लगता हो, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड की जगह मे बी इशूड लिख देना आपने। एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड, कैन बी अमेंडेड की जगह एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड of that financial year in which court decided there is a dispute of 2010, court decided the case on 12 March 19, assessment order should be issued by 30 June 20। नोट कर लो। कोर्ट के फैसले के कितने अरसे बाद? बिल्कुल नहीं, 1 साल बाद। गलत बात है। जिस साल कोर्ट का फैसला आया उस साल के एंड से 1 साल के अंदर अंदर जो भी रेंटल इनकम है 2010 की जब डिसाइड हो, हाँ उसके बाद वाली भी फिर होगी। ओके नेक्स्ट। अच्छा एक और बात इधर लिख लें। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 122 का 2 विल नॉट अप्लाई। इस केस में 122 के 2 की जनरल टाइम लिमिट नहीं लगेगी। ये टिश्यू पेपर का डब्बा पता करो।
इन दिस केस 122 के 2 की जनरल टाइम लिमिट नहीं लगेगी। इसका मतलब बताएं क्या है? असल में आपको पता है कि टैक्स वाले हमें ऑडिट करके शो कॉज नोटिस वगैरह भेज के 5 साल में छेड़ सकते हैं, लेकिन अब ये केस ही ऐसे कि 30 जून 2010 के बाद 30 जून 11 आएगा तो आगे उसके 5 साल गिने, तो वो तो 30 जून 16 तक शायद खत्म हो जाए। तो टैक्स वाले इतने पुराने सालों को क्यों छेड़े हैं? 19 में खड़े होकर 10 पे ये ले जाओ, 19 में खड़े होकर 10 को क्यों छेड़े हैं? बोले जी, 19 में खड़े होकर 10 को क्यों छेड़े हैं? क्योंकि टैक्स वालों के कंट्रोल में नहीं है ये फैक्टर। क्या फैक्टर कंट्रोल में नहीं है टैक्स वालों के? कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट तो इनकम टैक्स के अंडर नहीं आता, सिविल कोर्ट तो पाकिस्तान में अलग है। तो इसलिए टैक्स वालों ने अपने लिए जो टाइम लिमिट सेट की वो अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर से 5 साल की या नई टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस की, और वो नई टाइम लिमिट्स फ्रॉम द दैट ईयर शुरू हो रही हैं या कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो रही है। तो अब इस सूरत में अगर टैक्स पेयर कह दे कि जनरल टाइम लिमिट तो आपने पढ़ाई थी 5 साल के अंदर अंदर तो मुझे छेड़ सकते हो, तो ये 9 साल के बाद छेड़ना कौन सा तुम लोगों ने नया असूल निकाला है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इसमें हम किस पे डिपेंडेंट थे? कोर्ट के डिसीजन पे। अच्छा जी, अगला सेक्शन कंसील्ड एसेट। कौन सा एसेट? कंसील्ड एसेट। एक साहब है जो कहते हैं कि मेरी महीने की सैलरी इनकम 1 लाख है, तो साल की 12 लाख, और कमिश्नर ने देखा कि ये BMW के ऊपर घूम रहा है, तो कमिश्नर ने कहा करोड़ रुपए की गाड़ी में तो घूम रहा है और इनकम तो कह रहा है 12 लाख है। इस BMW का नाम पड़ जाएगा कंसील्ड एसेट। क्या नाम पड़ जाएगा? कंसील्ड का मतलब ये नहीं कि छुपाई भी है। एसेट और लिविंग स्टाइल छुपाना मुश्किल होता है। घर लोगों को नजर आता है, गाड़ी लोगों को नजर आती है, तो एसेट और लिविंग स्टाइल छुपाना मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट पूछ सकती है कि ये एसेट आपने किस इनकम से कमाया। आप तो कह रहे हैं मेरी तनख्वाह 12 लाख है, तो खर्च कोई नहीं करते और 10 साल से बस पैसे ही जोड़े हो, लंगर खाने में जाके खाना खाते हो। तो इसका मतलब है कंसील्ड एसेट ऐसे एसेट नहीं जो आपने टैक्स वालों से छुपाया हुआ है। कंसील्ड एसेट ऐसा एसेट है जो आपने ऐसी इनकम से कमाया हुआ है जो इनकम टैक्स वालों को नहीं बताई हुई। फिर आपने शर्माते शर्माते बोला कि यार वो मेरा एक बिजनेस भी है, उससे भी मैं 2-3 करोड़ कमा लेता हूं हर साल, वो माजरत मैंने नहीं बताया हुआ था। तो कंसील्ड एसेट इज एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच वाज एक्वायर्ड फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स बट नॉट डिस्क्लोज टू FBR। वो इनकम चार्जेबल थी लेकिन आपने FBR को नहीं बताई हुई। ये मसला था कि आपने FBR को इनकम नहीं बताई हुई। अच्छा, अब सेक्शन क्या है? सेक्शन तो बेजान सा है। आपकी कच्ची असेसमेंट होगी। कच्ची असेसमेंट, कच्ची असेसमेंट एक तरह का ड्रावा होता है, इसके बाद इंशाल्लाह कच्ची पक्की में बदल जाएगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट आपके कंसील्ड एसेट पर नजर मारेगी तो गवर्नमेंट कहेगी आप घर पहुंचो। आपके घर पहुंचने से पहले ना एक असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आ रहा है जिसमें वो कंसील्ड एसेट इनकम ट्रीट करके आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा, लेकिन उस कच्चे असेसमेंट ऑर्डर को आपसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके एज सुन एज पक्के असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इज जस्ट अ ड्रावा, एक ड्रावे के तौर पे आपको भेजा जाएगा, उसको एज सुन एज पॉसिबल किस में ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाएगा? पक्के में। तो असल बात ये है बस लिखी हुई, इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, कौमी में इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। तो आपके घर एक कच्चा असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा फौरन, जैसे ही आपकी गाड़ी पर नजर पड़ी 1-2 दिन के अंदर अंदर FBR वाले आपके घर एक असेसमेंट ऑर्डर भेज देंगे। तो आप पढ़ लेंगे पूरी लाइन, ये हाईलाइट कर लिया, कमिश्नर में इशू हुआ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, ये असल बात है। वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड, कब्जे में ले लिया, जहां गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया आपका कौन सा एसेट, तो कौमी में बिफोर इशूइंग पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। कच्चे की इंग्लिश उसने लिखी है, पक्के की नहीं लिखी कोई। तो कौमी में बिफोर इशूइंग आ पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर लास्ट ईयर बाय एडिंग द कंसील्ड एसेट। इसमें कंसील्ड एसेट को आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। ये एक लाइन है, थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर, किसी भी मुकम्मल साल में ये आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। हमारा वाला साल जो चल रहा होता है ना वो नामुकम्मल होता है, गुजरा हुआ साल, बिल्कुल मुकम्मल साल, कोई भी पुराना साल, किसी भी मुकम्मल साल में आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। हमारा वाला साल क्यों नामुकम्मल होता है? आज क्या तारीख है? 26 जनवरी, तो ये मुकम्मल तो नहीं है, तो 30 जून को मुकम्मल होने। तो ये कंसील्ड एसेट इस साल की इनकम होगी या किसी पिछले साल की? अब पिछले साल की किसकी है अगर टैक्स वालों को नहीं पता, कोई मसला नहीं, किसी भी साल में डाल के उसकी इनकम में कर दो, क्योंकि ये कच्चा ही है, इसने बाद में क्या हो जाने। तो एनी लास्ट कंप्लीटेड ईयर लिख लें, एनी लास्ट कंप्लीटेड ईयर। लास्ट से कुछ लोग ये भी मुराद लेते हैं बिल्कुल पिछला,
तो छोड़े, एनी एनी छोड़ें, फिर आप पेपर में भी लिखेंगे खतरा हो सकता है। लोगों की राय लास्ट से मतलब पिछला कंप्लीटेड साल बस कर लें, तो बस किसी भी मुकम्मल साल में या पिछले साल में कर लें, आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अगली बात क्या होगी, पॉइंट 1 छोड़ें, द कमिश्नर शैल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। द कमिश्नर शैल फाइनलाइज द कच्चा ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। कमिश्नर कच्चे ऑर्डर को जल्द से जल्द फाइनलाइज कर देगा, उसमें फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके प्रोविजनल को फाइनल में बदल देगा। 1A इज अ रेपिटेशन ऑफ 1, ये नवासरी वगैरह के लिए आया था, जो बाहर के मुल्क में जिसके एसेट्स हैं, बाकी अंग्रेजी वही है। ऑफ शोर एसेट्स का लफ्स है, उधर खाली एसेट का लफ्स है, हाँ उधर एसेट का लफ्स है, इधर ऑफ शोर एसेट का लफ्स है। वेयर अ कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और डिस्कवर्स एनी ऑफ शोर एसेट, गैर मुल्की एसेट ऑफ अ पर्सन, जो हुकूमत को आपने पहले नहीं बताया हुआ, अंग्रेजी वही जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर दूं। दे में इशू अ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, तो वो आपको कौन सा असेसमेंट ऑर्डर भेज देंगे, कच्चा, अंग्रेजी वही। दे में बिफोर इशूइंग एनी असेसमेंट ऑर्डर इशू अ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर बाय एडिंग द ऑफशोर एसेट। अच्छा, एक लफ्ज़ है जी कंसील्ड एसेट और एक है कंसील्ड इनकम। कंसील्ड इनकम 3 है, आप अपनी रिसीट को कम कर दें, ये भी कंसील्ड इनकम है, आप अपने खर्चों को बढ़ा दें, ये भी कंसील्ड इनकम है, आप एग्जेम्प्ट इनकम ना हो और जबरदस्ती उसे एग्जेम्प्ट कह दें, ये भी कंसील्ड इनकम है। तो तीन बातें बताएं, व्हाट इज कंसील्ड इनकम। रिसीट को कम करके शो करना, कॉलेज वाले एफबीआर वालों को सिर्फ वो पैसे बताएं जो कॉलेज वालों के बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जिन बच्चों ने कैश में फीस जमा कराई है वो कॉलेज वाले एफबीआर वालों को ना बताएं। तो इट इज कॉल्ड एज सुप्रेशन ऑफ रिसीट। रिसीट को कम करके शो कर दें, या खर्चों को बढ़ा के शो कर दें, या एग्जेम्प्ट इनकम को टैक्सेबल को एग्जेम्प्ट शो कर दें। रिसीट को कम करके शो कर दें, या टैक्सेबल इनकम बताएं ही ना, या खर्चे माइनस कर लें जो थे ही नहीं, कोई और हरकत कर दें सेक्शन 111 वाली। सेक्शन 111 हमारे सिलेबस में नहीं है, कौन सी हरकतें उधर होती हैं हमें क्या पता, हमें तो अपनी हरकतें नहीं पता। एंड क्लेमिंग एनी इनकम एज एग्जेम्प्ट विच इज एक्चुअली, क्लेम का क्या मतलब होता है, दावा, दावा करें ये मेरी इनकम माफ है, हालांकि वो माफ नहीं। ये सारी चीजें तब जुर्म बनेंगी जब टैक्स पेयर हैज नोइंगली एंड विलफुली कमिटेड दीज, जब जानते बूझते आपने किया। और अगर आपसे गलती से हो गया तो फिर शायद इसको कंसील्ड इनकम का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप फिर बुरा बना जाएंगे कि यार मैं तो नहीं चोर इतना बड़ा, तो ये इनोसेंट हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप जानते बूझते हुए ऐसा करें ये 4 काम, तो आपकी इनकम को क्या कह दिया जाएगा, कंसील्ड इनकम। ओके, एविडेंस ऑफ असेसमेंट। एविडेंस ऑफ असेसमेंट, आप क्या जमा करवाते हैं, रिटर्न। रिटर्न प्रेस्क्राइब फॉर्म पे होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म पुर करना है आपने, प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स होने चाहिए, एनेक्सियस होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये हमने इस चैप्टर के पहले सफे पे पढ़ा था। लेकिन टैक्स वाले क्या भेजते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। टैक्स वाले कह रहे हैं असेसमेंट ऑर्डर ना कभी कभी हमारे पास फॉर्म अगर कम हो गए तो खाली सफे पे भेज दिया करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है असेसमेंट ऑर्डर पे आपका नाम पता हम गलत लिख दे, कभी कभी ऐसा भी होता है असेसमेंट ऑर्डर में कोई हल्की फुल्की आपको गलती नजर आ जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि असेसमेंट ऑर्डर घूमते घुमाते आप तक पहुंच जाए, जो था किसी और के गलती से नाम लिख दिया था आपके लिए ही। कहता है अगर ये सारी चीजें होना तो आपने हमारे असेसमेंट ऑर्डर में गलतियां नहीं निकालनी, क्योंकि हम इंसान हैं, और सब एज्यूम कर लेना आपको मिल गया, और जो उसमें कहा हो ना वो कर भी देना। अब महल्ले के अंदर एक ही बच्चा जिसने मैट्रिक दिया है, मैट्रिक के पेपर दिया, अब उसका नाम भी गलत लिख दिया, सब्जेक्ट को किसी ने गलत लिख दिया, लेकिन वो सनद घूमते घुमाते उसके घर पहुंच गई। अब बच्चा कह रहे नहीं ये मेरी सनद नहीं है, बोर्ड वाले कहेंगे भाईजान फिर किसकी है, पहुंच गई है तुम्हारे तक, बस ठीक है भुगतो अब। तो इसका मतलब है अगर कोई लेटर भेजने वाला, मैसेज भेजने वाला जो है सही तरह से मैसेज ना भेज पाए, लेकिन हमें समझ आ रही होगी हमारे साथ हो क्या गई है, तो ये बात काफी है होने के लिए। चले, एनी असेसमेंट ऑर्डर, एनी, कोई मर्जी पकड़ लें, एनी 121 वाला पकड़ लें, 122 वाला पकड़ लें, ये कच्चे वाला पकड़ लें, जो मर्जी पकड़ लें आप, एनी असेसमेंट ऑर्डर विल नॉट बी कॉस्ट। हमारा असेसमेंट ऑर्डर ना फाड़ देना, हमने भेजा, ऐसा ना करना, फाड़ना मत। और कंसिडर्ड वॉइड, या इसे कैंसिल ना करवा देना, क्योंकि ये इसमें फॉर्म की कमी है, कोई नहीं, लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, हमारे फॉर्म की कमी है, क्या हुआ खैर है, ऊपर से मिला के। एनी असेसमेंट ऑर्डर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। हमारे असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड ना इनवैलिड ना कह देना तुम, अगर उसमें कोई हल्की फुल्की मिस्टेक निकल आई तो खैर है, कोई मसला, इंसान है हम। इफ द, नहीं आप लोग नहीं है इफ द टैब क्यों बोल पंगे ले रहा है, हम तो टैक्स पेयर हैं, हम तो नहीं इंसान। इफ द टैक्स पेयर इज डेजिग्नेटेड इन इट अकॉर्डिंग टू, अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक
हम ये साबित कर दें कि आप तक पहुंचा था और आपको ही एड्रेस किया गया था, चाहे घर में इधर उधर मोहल्ले के अंदर चला गया था, तो घूम घुमा के अगर आपके घर पहुंच गया कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो ऐसी सूरत में आपको हम पकड़ेंगे, आपका कोई आर्गुमेंट हम नहीं सुनेंगे। तो बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप तक ये लेटर पहुंच जाए, इट्स एनफ। बाद में उसमें कोई गलती हो, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे ना हो तो खैर है, कोई मसला नहीं, आप इसको ऊपर अमल करेंगे। आप कोई नहीं होते ये कहने वाले कि ये मेरी बेस्ट जजमेंट नहीं है, पूरे साल में जहाज ही एक बंदा लाया बाहर के मुल्क से, वो आप ही हैं, तो बस फिर आप भुगतें। बस अब 10-15 मिनट हम लगाते हैं, इसे मैं तो ज़ाया करना कहूँगा। तो सेक्शन 120 से पकड़ते हैं, शुरू करते हैं और यहाँ तक आके रिवीजन कर लेते हैं। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। तो पहले 1 मिनट ज़रा सब्र करें, ये मुझे ज़रा रिवाइज़ करा लेने दें, फिर ये बाद में भी रिवाइज़ हो जाएगा। पेज 329 अभी से करनी है ऑन, तो क्या मसला आपके, उनसे मोबाइल में स्पेस का मसला है? अच्छा ठीक है। आप मोहतरम पहले ज़रा रिवाइज़ करें सेक्शन 122D को। ये मैं आ गया हूं सेल्स टैक्स के चैप्टर में। यार इसको थोड़ा सा काम करवाओ जरा 26 तक, पेज नंबर 462, पेज 462। अच्छा जी, एक सवाल है जो बड़ा जेन्युइन है, पेज 462 के ऊपर। इन दोनों को हमने पढ़ा था, निकालने की जरूरत नहीं, बार बार निकाला हुआ आपने। आपकी रिटर्न क्या बन जाती है? इसके बाद क्या आती है? घुरी, घुरी के बाद बार्किंग, बार्किंग के बाद बाइटिंग, बाइटिंग के बाद आपको टीका लगवाना पड़ता है। अगला सवाल मेरा, अगर आपका ऑडिट हो गया है और शो कॉज नोटिस आया कि वजह बताओ, क्यों ना फाइन टू गवर्नमेंट तुम्हारी इनकम में ऐड कर दिया जाए, क्यों ना अकाउंटिंग डेप्शन ऐड कर दी जाए, क्यों ना जो है फलां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड कर दिया जाए, क्यों ना प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक ऐड कर दिया जाए, क्यों ना तुम्हारे पर्सनल खर्चे ऐड कर दिए जाएं। ये आया शो कॉज नोटिस। आपने इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है कमिश्नर को। ये एक जनरल रूल है कि आपने कमिश्नर को रिप्लाई करना है। सॉरी यार, ये आप गलत समझ रहे हो चीज़ों को, आप जैसे कह रहे हो वैसे नहीं है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, ये तो एक्चुअल बैड डेट है, लोग लेके भागे हैं पैसे। मैं तुम्हें क्या बताऊं अब। इस शो कॉज नोटिस का आपने रिप्लाई करना होता है कमिश्नर को। अगर ये रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो कमिश्नर फिर शायद अमेंडमेंट ना करे। लेकिन चंद अर्सा पहले सेक्शन एक नया आ गया हुआ है, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। वो सेक्शन कहता है दो काम करो, कमिश्नर को भी रिप्लाई करो जैसे कि तुम किया करते थे पहले, लेकिन चीफ कमिश्नर के पास जाके एक कमेटी भी बनवा लो जिसमें चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मुनासिब समझे तो कमिश्नर को भी बिठा लो। तो इट डजंट मीन के पुराने लॉ में जो कमिश्नर को आप रिप्लाई करते थे वो रिप्लाई बंद हो गया है, वो रिप्लाई आप स्टिल करेंगे। तो जब आपके पास शो का नोटिस आएगा, आपके पास एक रास्ता पुराना अवेलेबल है कि आप कमिश्नर को रिप्लाई करें, कमिश्नर प्लीज यार ऐसा ना करें। अब जो नया रास्ता है उसमें पुराना बंद नहीं हुआ, पुराना आपने स्टिल फॉलो करना है, मस्ट बाइंडिंग है फॉलो करना। आप कमिश्नर को भी रिप्लाई करें यार आपने जो मेरे साथ किया है मुनासिब नहीं है, और आप कमेटी भी बनवाएं। कमेटी बनवाने का यह मतलब नहीं है कि कमिश्नर को जो आप रिप्लाई किया करते थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि कमिश्नर तो आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो इसलिए ये हमने बात पढ़ी थी कल, ये अभी मैं आपको बताता हूं ये कहां लिखी हुई है। पहले जरा कल वाला रिवाइज कर लें। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस, मुकमुका की एप्लीकेशन देगा। इस कमेटी में चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर बैठे होंगे। अगर कमेटी के फैसले से आप मान जाएं तो नहीं, अगर कमेटी का फैसला ना माने या कमेटी डिसाइड कर दे और आप मुतमईन ना हो तो केस रेफर बैक हो जाएगा कमिश्नर को। लेकिन अगर आप कमेटी का फैसला मान लें तो ऐसी सूरत में आप टैक्स पे करें, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी, आप मुंह से बोलें कि मैं कहीं अपील नहीं करूंगा और आप कोई और एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। दो चीजें इस सेक्शन के स्कोप से बाहर है, यानी दो चीजों पे ये सेक्शन सिरे से लगता ही नहीं। वो कौन सी चीजें हैं? लेट्स रिवाइज। पेज 329, अग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। अगर एक टैक्स पेयर को शो कॉज नोटिस उसके घर पहुंचे और वो चाहे कि मैं अपना मामला सेटल करवा लूं, वो एक ऑफर करेगा मुकमुका की बिफोर अ कमेटी इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू कमिश्नर। कमिश्नर को रिप्लाई जरूर करेगा, कमिश्नर वो शो कॉज नोटिस का ये जवाब है, लेकिन साथ साथ कमेटी भी बनवा लेगा। कमेटी मे कॉल फॉर रिकॉर्ड, कमेटी विल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन। अगर आप मुतमईन कमेटी के डिसीजन से, यू विल पे टैक्स, डिफॉल्ट, सरचार्ज एंड पेनल्टी। कमेटी को करेगा, कमेटी को सिर्फ ये कहेगा ऑफर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा मसला सेटल करवा दो, लेकिन रिप्लाई कमिश्नर को उसी तरीके से करेगा जैसे पहले करता था। यानी कि पुराने लॉ में ये सेक्शन नहीं था ना, तो कमिश्नर को तो रिप्लाई करना ही होता है आपने शो कॉज नोटिस का। नहीं, कमिश्नर को ऑफर नहीं, ऑफर ऑफ सेटलमेंट मुकमुका, हमारा मामला खत्म करवाने वाला मसला सिर्फ कमेटी को कहना है आपने। अगर आप कमेटी के फैसले से मुतमईन है तो आप टैक्स दें, आपकी अमेंडमेंट होगी, लेकिन अब आपने अपील नहीं करनी और कोई प्रोसीडिंग इस केस के बारे में अब नहीं होगी। लेकिन अगर आप कमेटी के फैसले से मुतमईन नहीं है या कमेटी ने फैसला ही नहीं सुनाया,
अगली लाइन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर फॉर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ टैक्स पेयर ऑन शो कॉज नोटिस। तो जो टैक्स पेयर ने आपको रिप्लाई भेजा है शो कॉज नोटिस का, ये वाला रिप्लाई, तो इस रिप्लाई की रोशनी के अंदर अब कमिश्नर फैसला सुनाएगा। अब कमेटी ने तो फैसला सुनाया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि कमिश्नर को जो आपने रिप्लाई भेजा था उसकी रोशनी में कमिश्नर फैसला सुना देगा। और कमेटी में कमिश्नर बैठा होता है, चीफ कमिश्नर बैठा होता है और एडिशनल कमिश्नर होता है। अच्छा, ये तो कल नहीं पढ़ा था। दो केसेस में ये सेक्शन नहीं लगेगा, एक जहां कंसीलमेंट ऑफ इनकम हो जाए, क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन है, ये वाला कंसीलमेंट ऑफ इनकम, और एक इसके लिए तो अलग सेक्शन है ना, 122 नहीं 123। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ वही लॉ का क्वेश्चन, यानी सैलरी माफ है नहीं है, बिजनेस इनकम माफ है नहीं है, इसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट आइडेंटिकल अदर केसेस। इसके एक मिसाल समझे, एक स्टूडेंट को कोई मसला हो गया, प्रिंसिपल साहब के पास उसने जाके हल करा लिया। अब 6-7 स्टूडेंट का इकट्ठा कोई मसला हुआ, अब वो 6-7 प्रिंसिपल साहब के पास गए, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ये 3 दिन बाद देखते हैं क्या करना है। उन 6 में से एक बच्चा अगले दिन दोबारा चला गया, सर वो 6-7 लोगों के साथ आपने जो भी करना है करें, उन 6 में से मैं जरा एक हूं, मुझे जरा अलग से कुछ कर दें और मेरा मामला खत्म करें। अब प्रिंसिपल साहब से एक को कहेंगे नहीं यार ये मुनासिब नहीं, जो भी अब डिसीजन होगा उन 6-7 के बारे में इकट्ठा होगा, अब इसमें तुम एक अकेले नहीं हो कि तुम्हें मैं फेवर कर दूं। इसी तरह अगर कोई टैक्स पेयर है, उस अकेले का कोई मसला है, तो वो कमेटी बनवाए, शौक से कमेटी बनवाए, कमेटी भी खुश होगी, ठीक है यार कमेटी बनवाए। लेकिन अगर एक पूरी इंडस्ट्री का मसला है, जैसे पिछले दिनों शुगर वाले सेक्टर को पकड़ा हुआ था हुकूमत ने, चीनी बनाने वाली सारी फैक्ट्रीज को पकड़ा हुआ था, अब उन चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज में से एक शुगर मिल जाके एफबीआर को ये कहे मुझे कमेटी बना के दे दो, एफबीआर कहेगा जा भाई तुझे कौन सी कमेटी बना के दूं मैं, कमेटी तो उन लोगों के लिए बनती है जिन अकेलों का कोई केस हो। तुम लोगों के तो आइडेंटिकल केसेस और भी चल रही हैं सारी शुगर्स मिलके, तो उनके बारे में जो भी फैसला होगा फॉर द पर्पज ऑफ कंसिस्टेंसी उन सब के बारे में होगा, ना कि तेरे बारे में। तो इसका अभी हम उर्दू में क्या लिखेंगे इधर, कि अभी मैं बताता हूं उर्दू में क्या लिखेंगे। उर्दू में आप ये लिखेंगे कि अगर कई शुगर मिलों का केस चल रहा है तो उनमें से एक शुगर मिल जाके कमेटी नहीं बनवा सकती, क्योंकि आइडेंटिकल केसेस हैं, तो फिर उनका फैसला ऊपर से हुकूमत एक ही दफा करेगी। तो लिखें, अगर कई शुगर मिलों के केस चल रहे हैं तो एक शुगर मिल अलग से नहीं जा सकती मसला हल करवाने के लिए, कमेटी बनवाने के लिए। अगर कई शुगर मिलों के केस चल रहे हैं तो एक शुगर मिल अलग से कमेटी नहीं बनवा सकती। ओके, अगला सवाल। हमारी किताब में एक चैप्टर है इस नाम से, चैप्टर नहीं सॉरी सफ़ा, अब ये सफ़ा हमें पता होना चाहिए क्या है। नॉर्मल असेसमेंट थी, बेस्ट जजमेंट 4 लोगों की होती है, 6 साल के अंदर अंदर होती है। अमेंडमेंट असेसमेंट 2 लोगों की होती है, जिनको ऑडिट हो जाए या प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वो काम करें, और पहली लिमिट है 5 साल, और अगर पहली दफा हो जाए तो दूसरी दफा 5 साल या 1 साल, विच एवर इज लेटर। कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, खुद भी कर सकता है और छोटे को भी कह सकता है तुम रिवाइज करो। अगर छोटे को कहेगा तो मोबाइल के साथ साथ छोटा 120 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ऑर्डर जो है रिवाइज करने का पाबंद होगा। छोड़ देना मोबाइल, इसको बस करवा देंगे, बोला है मोबाइल, अच्छा चले अच्छा हो गया। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ने कहा कि आपको मैं आपकी इनकम का एग्जाम, अब बस बातें ना करें ना, कमिश्नर को आपने कहा मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, उसने कहा मैं सर्टिफिकेट नहीं बना के देता, आप किसके पास चले जाएं? चीफ कमिश्नर के पास। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, अभी पढ़े, कच्ची असेसमेंट इन सर्टन केसेस, कंसील्ड एसेट और कंसील्ड इनकम जहन में लाए लफ्स, असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रेंटल इनकम का फड़ा चल रहा है, तो कोर्ट का फैसला आने के एंड के 1 साल के अंदर अंदर, एविडेंस ऑफ असेसमेंट। तो यू मस्ट नो ऑल दिस, ये सारा क्या है, बट वी विल स्टिल रिवाइज ऑल ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 120 बिकॉज इट इज माई फेवरेट चैप्टर, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कराना है। हमारे ज़माने में भी ये फेवरेट होता था। आप लोगों का कौन सा फेवरेट चैप्टर है? इनकम फ्रॉम
चैप्टर 4 आपका फेवरेट है, आपका फेवरेट और सैलरी का चैप्टर। यार बड़ी सोच रखी है, हमने नौकरियां करनी है आप लोगों ने, बिजनेस का चैप्टर से। पेज 323। अच्छा, असेसमेंट सारा रिवाइज करेंगे हम इंशाल्लाह। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, अगर आपने क्या जमा करवा दिया रिटर्न, तो ये अज्यूम किया जाएगा दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट एंड रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज एन असेसमेंट ऑर्डर इशूड, और समझा जाएगा कमिश्नर ने आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, वो एक चीज थी बीच में, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट 6 महीने में हो सकती है। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, द कॉमी शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग हिम डेफिशिएंसीज, वापस ले हाथ, द कॉमी shall issue him a notice informing deficiencies to fulfill the deficiencies. The above notice will be issued within 180 days from the end of that financial year in which return is furnished. If taxpayer does not comply, return will be invalid. If taxpayer comply, the return shall be complete. If a person fails to furnish a return even in response to notice, if a person fails to furnish well statement, if a person fails to furnish a return as a non-resident ship owner, and if a person fails to produce records, the commie may, based on available information and exercising his best judgment, make an assessment order. Now assumed order shall have no legal effect. अब वो जो assumption ली गई थी तुम्हारे बारे में वो गलत साबित हो गई है। This will be done within 6 years from the end of the year to which it relates. ये किसी के एंड से नहीं गिनना, ये उसी साल से गिनना है। यानी 2010 का साल है तो 16 तक इसको रिजॉल्व करें, 9 का साल है तो 15 तक रिजॉल्व करें। 122 में 3 चीजें होंगी, ऑडिट होगा, शो कॉज नोटिस होगा और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी। अच्छा, 122 की एक ब्यूटी है कि 122 जो है ना, वो बताता है कि अगर आपने रिटर्न जमा करवाई है 30/9/10 को, तो फिर 30 जून 11 पे आके ब्रेक मारो, इट इज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और फिर 5 साल के अंदर अंदर आप काट सकते हो, डेट इज बाय 30 जून 2012, 13, 14, 15, 16। हमारे लॉ में ये ब्यूटी है, अगर आप ऊपर देखें, इधर देखें भाई, हमारे लॉ में ये ब्यूटी है कि वो काटने की डेट बताता है, वो काटने की डेट बताता है डायरेक्ट, जिसमें वो हमने पढ़ा था एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। ऑर्डर इशू होता है, रिटर्न फर्निश होती है। अच्छा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हमारा लॉ ये नहीं बताता ऑडिट कब शुरू करो, लेकिन उससे पहले ऑडिट समेटना पड़ेगा। और अगर अम्मी कहें कि बेटे सालन बना दो, तो उससे पहले सब्जी काटनी पड़ेगी, उससे पहले चूल्हा जलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सालन पका लिया बाद में चूल्हा जला रहे हो, तो कुछ चीजें इंप्लाइड होती है ना, अकल भी है इंसान के अंदर। तो अमेंडमेंट से पहले 2 काम करने पड़ेंगे। क्या? हमारा लॉ ये नहीं बताता ऑडिट कब तक हो, हमारा लॉ ये भी नहीं बताता शौकत नोटिस कब तक इशू हो, हमारा लॉ चुप करके बताता है कि काटा कब तक जाए। लेकिन एक चीज हमारे लॉ में ब्यूटी है कि वो कहते हैं कि अगर तुमने बार्किंग कर ली है तो बाइटिंग 180 दिन में कर लेना जिगर। अगर तुमने बार्किंग कर ली है तो फिर बाइटिंग कितने दिनों में करनी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि अगर तुमने घूर लिया तो इतने दिनों में तुमने बार्किंग भी करनी है, ऐसा कुछ नहीं बताता। तो ये एक ब्यूटी है हमारे लॉ की, जो आप ऑब्जर्व भी करें, नोट भी करें, घर में याद भी करें, अपने माइंड में रिटेन भी रखना है। रियली अप्रिशिएट यू। ओके, लेट्स कम बैक जिथे होती होते अंत होती। ओके, तो एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी छोड़ो ना, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। ये तो पहली हो गई। एक बात बीच में पड़ी थी कि जब आप ओरिजिनल रिटर्न जमा कराते हैं तो ये एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर होता है, जब रिवाइज रिटर्न कराते हैं तो ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर, अब एन से नहीं शुरू करना, आप इफ लगाना शुरू में। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर, भाई जन होटल आते कुछ नहीं हो जाएगा, डेप्रिशिएट नहीं हो जाएंगे, ज्यादा भी हो तो फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगे। क्या होगा? पढ़े, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड इट कैन फर्दर बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी विद इन द लेटर ऑफ 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of the financial year in which the first amendment took place। ये तो होगी टाइम लिमिट्स। अब किन लोगों का होना है? 2 लोगों का। नंबर 1, जिनके ऑडिट में गलती निकली और जिन्होंने ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाता, ये 2 लोगों का होना है। वो 4 लोगों को नहीं है बेस्ट जजमेंट, ये 2 लोगों की होनी है। अच्छा, एन असेसमेंट पॉइंट 9, एन असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड, an assessment can only be amended, an assessment can only be amended। चीजों को अपने अंदर सालें किसी तरह। an assessment can only be amended, जब तक शो कॉज नोटिस ना दिया जाए तब तक नहीं हो सकती।
काटना shall be done within 180 days of barking। लेकिन टैक्स वाले चाहते हैं कि हम 180 दिनों में आप काटें। अब आपने खुद ही पंगे डाले हुए हैं, मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आपके दोस्त ने कहा कि 12 बजे हैं, 4 बजे तक मेरे पास पहुंचे हो, आप दिल जान से उसके लिए जान भी देने को तैयार थे, तो आपने कहा जिगर टेंशन ना ले, 4 बजे तक तेरे कदमों में होऊंगा मैं, तो टेंशन ना ले। आप अपने दोस्त के कहने पे 4 बजे तक वहां पहुंचने के लिए तगोदो कर रहे हैं। दोस्त का फोन आया, रास्ते से पकौड़े लेते हैं, आपने कहा ये वाले 15 मिनट अब काउंट ना करी क्योंकि फ्रेश लगवाऊंगा तेरे लिए, तो ये वाले 15 मिनट काउंट ना करी। इस तरह की बातें किया करें कि दोस्त खुश हो जाए आपके। तो कोई दोस्त है ना आपका, तो इस तरह, ओए भाई छोटे जल्दी जाओ यार, धो के ग्लास ना फ्रेश ताज़ा करके लेके आओ, ऐसी बातें ऐसे बोला करें कि अगला बंदा खुश हो। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात यह है कि ऐसी सूरत में आप दोस्त को कहेंगे मैं 4 बजे तक नहीं आ सकता, मुझे 15 मिनट और दे दो, तो वही बात है, टैक्स वाले चाह रहे हैं कि 180 दिनों में आपको काटें, लेकिन आप कभी कमेटी बनवाने चले गए हैं 122D वाली। आप कह रहे हैं शो का नोटिस आ गया, मैं कमेटी बनवा लूं जरा, या आपने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, या आप किसी और कमेटी के पास चले गए मसला हल करवाने के लिए, या आप बाहर के मुल्क में सैर करने चले गए, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, फिर ये वाला अरसा पूरा ऐसे में काउंट। कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को बदल सकता है, चीफ कमिश्नर के ऑर्डर को बदल सकता है, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, कच्चा असेसमेंट ऑर्डर पहले इशू किया जाएगा, बाद में पक्का इशू किया जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट राइज हो गया तो कोर्ट के फैसले के एंड के साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर। चलें जी, अब आज हम प्रॉपर्ली कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। पेज 331 पे आ जाए, पेज 331। सो दैट वाज अ वेरी इजी चैप्टर, असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, रिवीजन बाय कमिश्नर, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, एग्रीड असेसमेंट, एविडेंस ऑफ असेसमेंट। हम तो इस तरह सारी चीजें लगे रहते थे बस घर में अपने आप से, तो याद भी हो जाती थी। अच्छा आगे चलें जी। भाई चीजें बहुत आसान है सीए में, बस एक मसला है टाइम चाहिए, टाइम की सारी जंग है, चीजें मुश्किल नहीं है, टाइम की जंग है, जो टाइम दे रहे हैं वो फिर निकल भी आगे। एपलेट अथॉरिटीज, वरना ऐसे भी हालात होते हैं फॉर्म के अंदर, कोई आपसे कई दफा होता है कि नीचे वाला जो है वो बंदा फॉर्म में जाके जो है वो बड़े 3 साल आर्टिकल्स खत्म हो चुके होते हैं, और कोई दोस्त उसका जो है वो आके आर्टिकल शुरू कर रहा होता है, ऐसी भी मिसालें वरना मिलती हैं। चलें जी, एपलेट अथॉरिटीज, और भी कुछ चीजें हैं मैं कभी बताऊंगा भयानक, तो इसलिए प्लीज अपने फ्यूचर से मत खेलें, जो करना है अभी कर लें। एपलेट अथॉरिटीज जो है वो 4 हैं। पहले मैं बताता हूं एडमिन अथॉरिटीज, पेरल तो पता नहीं, मैंने पहले तो सुना, मैं देख के डिक्शनरी में बताऊंगा, मेरी अंग्रेजी भी थोड़ी कमजोर है। एपलेट अथॉरिटीज 4 हैं। अच्छा जी, एडमिन अथॉरिटीज पहले देख लें कौन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देख लें चैप्टर के कितने सफे रह गए सारे। एडमिन अथॉरिटीज में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। भाई तंज किया जा रहा था, आप क्यों, आपने भी देखने शुरू कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कोई नहीं, इंसान है, खोल लेते हैं, क्या हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उससे छोटी अथॉरिटी कमिश्नर, छोटी ज्यादा ना बनाइएगा क्योंकि उससे भी छोटी है, एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर। आप मुझे बता दें कि आमतौर पे बेस्ट जजमेंट या जिसे मैं कहूं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कमिश्नर करता है किसकी? अब टैक्स पेयर के पास 4 फोरम है अपील के। सबसे पहले कमिश्नर अपील एक बंदा है, ये एफपीआर का एम्प्लॉय होता है, लेकिन इसका दफ्तर कमिश्नर से अलग होता है, इसका नाम होता है कमिश्नर अपील्स। एक और ओहदा है जो इससे आगे का है, वो है एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें एक बंदा नहीं केस सुनता, ये सारे जज हैं, जहां पे एपलेट अथॉरिटी, जहां पे फैसले होने हैं। तो अगर कभी टैक्स पेयर और कमिश्नर गुथम गुथा हो जाए तो कमिश्नर अपील मसला हल कराएगा, ना हल हो रहा हो, एपलेट ट्रिब्यूनल मसला हल कराएगा, ना हल हो रहा हो, हाई कोर्ट मसला हल कराएगा, ना हल हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट मसला हल कराएगा। तो ये 4 जगह हैं जहां आपके मसले हल हो सकते हैं मोबाइल के साथ साथ। तो इन 4 जगहों पे आपके मसले हल हो सकते हैं। डन। सबसे पहले आपने जाना है कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील्स के पास कि भाई मेरा मसला हल करो। एपलेट ट्रिब्यूनल में जरा ज्यादा लर्नेड लोग बैठे होते हैं, कमिश्नर अपील से ज्यादा अकल और शऊर वाले बैठे होते हैं, और एपलेट ट्रिब्यूनल में एक टीम होती है, एक बंदा नहीं केस सुनता। हाई कोर्ट तो फिर उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो बड़े से बड़ा होता सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, अब कहानी पूरी क्या है, तसल्ली से सुनना है, आज सुन लेंगे तो आगे सारी चीजें समझ आएंगी। आपने जमा कराई रिटर्न, मोबाइल जरा छोड़ दें थोड़ा सा बस अटेंटिव रहें। आपने जमा कराई रिटर्न में आपने कहा मैंने कितना कमाया, 20 लाख, मिसाल के तौर पे मैंने कितना कमाया, 20 लाख। आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया, ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान में ऑडिट भी हुआ होगा और शो कॉज नोटिस भी आया होगा, और इन द एंड आपके घर क्या आ गया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। कम से कम जो है वो 15-20 सफों का होता है, इस पर डिटेल लिखी होती है,
We started your audit, you welcomed us a lot, but the story was a bit different. When we started your audit, we identified that certain penalties were paid amounting to be jitne and jitne to fala and fala were observed in your books of accounts. However, you have not added back those penalties, which in our thought are penalties paid to government. So these penalties being paid to government as per section 21 ka fala subsection, it is a violation of any law, rule or regulation. Therefore, we think that these penalties are not allowed as deduction. We highlighted this point in audit, but no satisfactory reply was received from you. Then we issued a show cause notice in which we again highlighted you that we are going to add your penalties, but no satisfactory reply even was received from you. Therefore, as a last resort, we were compelled to cart you, and now hereby we are adding the penalty. ये इस 6 के पीछे कहानी लिखी होगी, इसी तरह इस 4 के पीछे कहानी लिखी होगी, इसी तरह इस 2 रुपए के पीछे कहानी लिखी होगी. ये पूरी कहानी लिखकर आखिरी सफा होगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का, जिसमें समरी दी होगी. उस समरी में ये लिखा होगा कि भाईजान अब आपकी इनकम को फाइनली हम 20 से बढ़ा के किस पे ले गए हैं, 32 पे. आपका प्रोविडेंट फंड भी अनरिकग्नाइज्ड है, आपने पेनल्टीज भी गवर्नमेंट को दी हुई है, वो भी हमने ऐड कर दी हैं, आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने ऐड कर दी है. अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ एक सफा आता है स्टेपल होके, जिसका नाम होता है डिमांड नोटिस. ये तो हो गया, काटा है उन्होंने आपको, ये अब वो आपको कह रहे हैं कि भाईजान टीका भी लगवाओ. अब आपको पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे. पैसे आपने जमा कराने हैं 20 और 32 का डिफरेंस. किस अमाउंट पर? 20 लाख पे पैसे जमा कराने हैं, 32 लाख पे जमा करानी है, या 12 जमा करवाने हैं? तो 32 माइनस 20, 12 लाख पर आपने और टैक्स जमा कराना है. 12 लाख टैक्स जमा नहीं कराना, 12 लाख पर टैक्स जमा करवाना है. तो याद रखिएगा, जब भी आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है तो साथ नीचे ये भी लिखा हुआ है कि किस अस्पताल से जाके आपने टीका लगवाना है. तो साथ आपके घर डिमांड नोटिस भी आता है. डिमांड का मतलब उर्दू में होता है मांगना. तो टैक्स वाले आपसे मांग रहे हैं. क्या मांग रहे हैं? जान आपकी मांग रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, आपसे पैसे मांगेंगे. अब आप अपने लॉयर को फोन करेंगे, और लॉयर मैंने इस डायग्राम में नहीं बनाया हुआ. आप अपने लॉयर को फोन करेंगे और लॉयर को फोन करेंगे कि जैसे कि तुम्हें पता है मैं पराचा टैक्स पेयर हूं, इससे उन्होंने पराचों पे हाथ डाला है, तो आप आ जाओ, आप देखते हैं क्या करना है. लॉयर ने कहा यार कमिश्नर का हम कुछ नहीं कर सकते, कमिश्नर अपील के पास चलते हैं और इसको जाके ना अपील कर देते हैं. तो फिर टैक्स पेयर और उसका टैक्स प्रैक्टिशनर कमरे में बैठ के ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे. टैक्स पेयर ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएगा. उस ग्राउंड्स में लिखेगा कि पेनल्टी तो मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं की हुई, प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ है, और ये बैड डेट एक्चुअल है, ये बैड डेट प्रोविजन नहीं है. ये ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाकर टैक्स पेयर टीपी विल सबमिट, टीपी जमा करवाएगा टू कमिश्नर अपील. लिखें, अब ये टीपी जाके कमिश्नर अपील को जमा करवाएगा. कमिश्नर अपील को कहेगा ये ग्राउंड्स हैं जिन पर मैं क्या करने लगा हूं, अपील करने लगा हूं. आपके पास आके मैं अपील करने लगा हूं अगेंस्ट कमिश्नर, अगेंस्ट कमिश्नर. अब सवाल यह है कि आप किन किन मसलों में कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं. टैक्स ईयर चेंज कराने के लिए नहीं, वो तो हमने पढ़ा था, बोर्ड के पास जाना होता है, चैप्टर 4 में पहले दिन ही पढ़ लिया था. आप किन किन मसलों में कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं? नंबर 1, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स. पेपर में ये लिख के आइएगा, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स. अगर आपकी ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स हो गई हैं तो आप किसके पास जा सकते हैं? बोले, कमिश्नर अपील के पास चले जाएं. यार कमिश्नर ने ऑटोमेटिक तरीके से एडजस्टमेंट्स कर दिए, मुझे मसला है बड़ा. या बेस्ट जजमेंट के खिलाफ आपको एतराज है तो भी चले जाएं कमिश्नर अपील के पास. या आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ एतराज है तो भी आप किसके पास चले जाएं? कमिश्नर अपील के पास. पर्सन को लिखें आगे, कॉलेज टू पे टैक्स ऑफ सर आसिफ, टू पे टैक्स ऑन सर आसिफ्स इनकम फ्रॉम बिजनेस. आप फिक्रा पढ़ें. वेयर कॉलेज इज हेल्ड पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स ऑन सर आसिफ बिजनेस इनकम. कॉलेज वालों से सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स मांगना चाहिए या सर आसिफ की बिजनेस इनकम पे? बिजनेस इनकम तो इस कॉलेज से हट के सर आसिफ कोई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सर आसिफ ऐसी बेचते हो. तो अब कॉलेज वालों से एफबीआर को सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स मांगना चाहिए सर आसिफ की बिजनेस इनकम पे. लेकिन आपको पता है सर आसिफ के पैसे कॉलेज में भी पड़े होते हैं, वही सैलरी वाले जो देने होते हैं कॉलेज वालों ने. तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर आसिफ का बैंक अकाउंट सीज किए बगैर कॉलेज वालों से कहें ये पैसे हमें दे दो, पॉसिबिलिटी. लेकिन अगर कॉलेज वालों को इस पर एतराज है फिर कॉलेज वाले कमिश्नर अपील के पास जाके अपील कर दें, यार ये मुनासिब नहीं है, आप सर आसिफ से जाके पैसे लें, हमें क्यों तंग कर रहे हैं. हाँ, सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स जमा नहीं कराया, हमें पकड़े.
लेकिन अगर आप सरासी की बिजनेस इनकम पे टैक्स मांग रहे हैं तो प्लीज हमें इस पे एतराज है, हम किसकी दरबार में जाके रिक्वेस्ट करेंगे? तो वेयर कॉलेज इज हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सरासिफ इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स, तो कॉलेज वाले गुस्से में कहां जा सकते हैं? एक बंदा था जॉन, पाकिस्तान में आया 120 दिन के लिए और पाकिस्तान में कोई बिजनेस करके चला गया। ये बंदा जॉन रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट? आपकी एक सेल्फी उसके साथ पकड़ी गई, आपकी एक सेल्फी उसके साथ पकड़ी गई। अब आप तो पाकिस्तान में हैं, अब आपने जब वो सेल्फी पकड़ी गई तो कमिश्नर ने कहा जॉन तो मिल नहीं रहा, वो तो सुने फ्लाइट से चला गया स्विट्जरलैंड के अंदर, तो हमें भी नहीं मिल रहा। तो लंदन में पाकिस्तानी बंदे नहीं मिलते, तो वहां से जॉन कहां से मिल रहे हैं? तो जॉन को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप जरा आ जाएं। आप हजार कहते रहे नहीं मैंने तो बरकत के लिए सेल्फी लगवाई थी। कमिश्नर मुझे कहा उससे कौन सी बरकत आनी थी तुझे? अच्छा तो मैंने तो इसलिए मैं तो वैसे ही खाना खाने गया था तो मुझे जॉन नजर आया, तो मैंने जरा दोस्तों को खुश करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए मैं तो ये किया वो किया कि मेरे जॉन भी दोस्त हैं। भाई जनाब ये बात अच्छा, लेकिन अगर आपको करार दे दिया गया है नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव और आपको इसमें एतराज है तो आप डिलीट भी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये होगा कि आपको कमिश्नर अपील के पास जाके रिक्वेस्ट करें प्रॉपर तरीके से कि यार प्लीज आप सर नीचे कमेंट्स देखें लोगों के, बस लुकिंग नाइस और लुकिंग गुड लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं उसके साथ कोई बिजनेस डील्स कर रहा था उधर बैठ के। तो आप साबित, अच्छा वेयर ही इज डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, तो फर्स्ट कर लें आपके साथ वाला है, उसका नाम पप्पू रख लेते हैं। आपके साथ वाला पप्पू, जॉन के साथ तस्वीर लगवाई उसने, वेयर पप्पू इज डिक्लेयर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉन। पप्पू के साथ साथ वाले का नाम लिख लेंगे, साथ वाला लिख लेंगे जो आपको मुनासिब लग रहा है, नाम लिख लेंगे तो याद रहेगा, टेलीफोन नंबर लिख लेंगे तो बुढ़ापे में कॉल भी हो जाएगी। वेयर पप्पू इज डिक्लेयर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, अब पप्पू का एतराज होगा इस पे, तो पप्पू जाए और जाके कमिश्नर अपील के पास चला जाए। वेयर कमिश्नर, सॉरी अपील इफेक्ट ऑर्डर अभी नहीं हमें समझ आएगा, ये सेक्शन 124 में हम पढ़ेंगे। वेयर कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक, जहां कमिश्नर मिस्टेक सही करने से इनकार कर दे। कई दफा कोई मिस्टेक होती है, आप अगले को बताते हैं तो अगला फिर भी इनकार कर देता है, ठीक है, तो ये तो फिर गलत बात है ना। आप जाके टीचर को कहीं सर ये मार्क्स टीए ने गलत लगाए हुए हैं, टीचर के जाओ तो फिर आप प्रिंसिपल साहब के पास चले जाओ, और क्या हो सकता है? तो अगर कमिश्नर कोई मिस्टेक मानने से इनकार कर दे तो आप किसके पास चले जाएं? कमिश्नर अपील के पास। और एन असेसमेंट ऑर्डर लिखें, एन असेसमेंट ऑर्डर, हर वो असेसमेंट ऑर्डर जिसमें आपकी इनहेंस हो जाए असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब इनकम है, जिसमें आपकी इनकम बढ़ जाए या आपका रिफंड कम हो जाए या आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए, इन सारी सूरतों में मेरे ख्याल से आप डिससेटिस्फाइड होंगे। देखें जरा, इन सारी सूरतों में आप क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड होने के असबाब बता दें। नंबर 1 इनकम बढ़ गई, रिफंड कम हो गया या टैक्स बढ़ गया, इन सारी सूरतों में आप सेटिस्फाइड होंगे डिससेटिस्फाइड। वेयर अ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड विद द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ड बाय कॉमी, और उनके छोटे मे फाइल अपील टू कमिश्नर अपील। तो पेपर में सवाल आता है सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू अपील टू कमिश्नर अपील, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आपने कमिश्नर अपील के पास जाके क्या करनी होती है? अपील। क्लियर? अच्छा, अब एक सवाल यहां राइज होता है, अपील कराने के लिए ना एक शर्त है वो शर्त ये नहीं है कि आप इस 12 लाख पे टैक्स जमा करवाएं, ये तो आपने माफ करवाने हैं। अपील कराने के लिए शर्त है कि ये जो 20 लाख आपने खुद माना था अपने रिटर्न पे, इसमें आपने टैक्स जमा कराया हो गवर्नमेंट को। तो अपील कराने के लिए एक जरूरी शर्त बोलें क्या है? 20 लाख पे आपने गवर्नमेंट को क्या जमा कराया हो? एन अपील कैनॉट बी फाइल्ड इफ टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स अलॉन्ग विद द, इसको मैं ऐसे कर दूं, दोनों नोट काट दूं, पेपर में भी काट सकते हैं, दोनों नोट काट के पढ़े आप। एन अपील कैन बी फाइल्ड इफ द टैक्स पेयर हैज पेड द टैक्स, काट दें, दो नोट पॉजिटिव हो जाते हैं ना। तो अपील करने के लिए क्या शर्त है? यू हैव पेड द टैक्स ऑन ₹20। 32 पे मैं नहीं कह रहा, लिखें यू हैव पेड द टैक्स ऑन ₹20। 20 पे आप टैक्स जमा कराएं और अपील कर दें, कोई मसला ही नहीं। अपील का कोई ना कोई फॉर्म होगा, फॉर्म, अपील पे आपके साइन होने चाहिए, अपील में ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला सफा लगा होना चाहिए। 3 चीजें बताएं। नंबर 1 फॉर्म, नंबर 2, नंबर 3 फीस, अगर कंपनी है तो, अगर इंडिविजुअल एओपी है तो, अगर कंपनी है तो, अगर इंडिविजुअल एओपी है तो। ये वाली अपील होगी सेक्शन 121 और 22 वाली, और ये वाली होगी यू आर डिक्लेयर्ड, बोले
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट। लिखे जी तसल्ली से। अगर सॉरी थोड़ा सा नीचे लाना, ये शायद कुछ लोगों ने पहले ही सही लिखा हो, थोड़ा सा नीचे लाना, ऐसे होगा ना, तो मादरत किसी ने ऊपर लिख लिया तो नीचे लाके लिखे। इफ अपील इज अगेंस्ट असेसमेंट, इसी तरह लिया जिस तरह मैं लाया हूं। इफ अपील इज अगेंस्ट असेसमेंट, शुक्रिया। इफ अपील इज अगेंस्ट असेसमेंट तो 5000 और 2500। असेसमेंट का क्या मतलब है? 122। इन अदर केसेस की कोई मिसाल ढूंढने सोचे। यू आर डिक्लेयर्ड, तो वेयर अपील इज कंपनी 5000, और जहां आप कंपनी नहीं है बल्कि आप इंडिविजुअल जा तो फीस 1000। आखिरी बात पढ़ के बस मैं खत्म कर रहा हूं। टू बी फाइल्ड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स, 30 डेज, बाकी कल पढ़ लेंगे। अपील कितने दिनों में करनी है आपने? 30 दिनों में। बोले कितने दिनों में? 30 दिनों। चलें जी, इट्स ओवर। 4 बातें बता दें। फॉर्म होना चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, फीस जमा करानी है, और कितने दिनों में अपील करनी है? 30 डेज ऑफ व्हाट, कल पढ़ लेंगे। चैप्टर 12, हाँ जी एओपी, पेज 258। एक सवाल एओपी का कल किया था, एक आज करते हैं। कामकाज एंड कंपनी इज एन एओपी। कामकाज कौन है? एओपी। पेज नंबर 258। इसके पार्टनर कितने हैं? 3, बाकिर, उमर और सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। ओ बबलू, आज क्या हो यार? कंपनी इसकी क्या निकल आई? पार्टनर। ठीक है, कोई मसला नहीं, कंपनी ने भी कुछ हिस्सा डाला हुआ है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 20:30:50। वैसे 20:30:50 को जमा करें तो इधर तो 100 बन रहा है, तो इसको 20, 30 और 50% भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, जागते रहना भाइयों। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एओपी एंड इट्स पार्टनर्स फॉर 2020 एंड 2021। 2020 में एओपी को क्या आया? लॉस। 2021 में प्रॉफिट। 2021 में एओपी ने क्या कमाई? डिविडेंड इनकम। क्या ये डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम में पड़ी हुई है, लिखा हुआ है, या अलग ही है? स्टार अंदर डला हुआ है या 18 मिलियन के साथ डला हुआ है? स्टार अंदर डला हुआ है या 18 मिलियन के साथ डला हुआ है? अंदर डला हुआ है। इसका मतलब है स्टार वाली बात इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी। 18 मिलियन के बारे में भी कुछ बताने लगे और 25 मिलियन के बारे में भी। नेट ऑफ फिक्स कमीशन एनुअल 7 मिलियन टू एसपीएल। बताएं, पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं? क्या यह बिजनेस का खर्चा है? लेकिन नेट हो चुका है, यानी रिकॉर्ड हो चुका है, तो कल की तरह सैलरी पार्टनर की ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कमीशन खर्चे के तौर पे माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो चुका है। पार्टनर की पेमेंट्स बिजनेस का खर्चा है या नहीं है? नहीं है। आगे बाकिर का डेटा है और उमर का है। छोड़े, पहले जरा एओपी के सॉल्व कर लें। साल कितने हैं जिनका सवाल सॉल्व करना है? 2। नंबर 1 2020 और 2021। ऐसा करते हैं ना, ये मिटा देते हैं, पहले 20 का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 20 का सवाल सॉल्व कर। फेस के लिए 4 लाइनें छोड़ें। अपने रजिस्टर के पहले सफे पे हेडिंग दें 2020, अपने रजिस्टर के अगले सफे पे हेडिंग दें 2021। ये सवाल सब दिन करने साथ साथ। 2020 के साल में आप जो है वो 5 लाइनें छोड़ दें एओपी के न्यूमेरिकल के फेस के लिए। 5 लाइनें, कोई है ही नहीं डाटा ना, 5 लाइनें छोड़ दें और 5 लाइनें छोड़ के पहले सफे में आप करना शुरू करें। कामकाज एओपी टैक्स ईयर 2020। ये फेस के लिए मैंने डेटा छोड़ दिया, जगह छोड़ दी, 4 बार ले गए। वर्किंग 1 करवाइए। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी सवाल के मुताबिक लॉस कितने? लॉस हो या प्रॉफिट हो, इस तक पहुंचते हुए कमीशन क्या हो चुका होगा? माइनस। तो इसको क्या कर दें? कितना कमीशन? स्टिल हमारा क्या रहा? लॉस। करें जी नोट।
18,000 तक पहुंचते हुए कमीशन माइनस हो चुका था, मैंने क्या कर दिया, न्यूमेरिकल का फेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं एओपी की, नेगेटिव 11,000 लिखेंगे तो फिर टैक्सेबल इनकम भी नेगेटिव 11,000 आप लोग लिखेंगे, तो ये तो रहने दें मेरे ख्याल से। और दूसरी बात ये भी है ना कि कोई प्रॉफिट तो है नहीं जिसमें से ये सवारी माइनस करूं, तो बस तो कोई है नहीं, तो मेरे ख्याल से ऐसे लिख दें, बस डैश लगा दें। और टैक्सेबल इनकम बताएं जी, 0। अब चैप्टर 4 में जाएं, टैक्स 0, न्यूमेरिकल के चिन्ह पे एक लाइन लिखवा दें, कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस, नॉन स्पेकुलेशन ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 11 कोई प्रॉफिट था जिसमें से ये लॉस माइनस करते, तो इस लॉस को 6 साल तक क्या कर लें, 2021, 22, 23, 24, 25, 26 तक इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। एओपी अपना लॉस खुद उठा के लेके जाएगी। अब पार्टनर का न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करना है, तो उससे पहले एक वर्किंग होगी, वर्किंग नंबर 2, डिविजिबल इनकम। बाकिर, उमर और सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड और टोटल, बाकिर, उमर, सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड टोटल। डिविजिबल इनकम है 0। मैंने आपको कहा था जिसपे चैप्टर 4 का रेट लगाना होता है वो फिगर उठा लिया करें। नेगेटिव 11,000 बांटने का कोई फायदा नहीं है असल में। लॉस अगर बांट भी देंगे तो हमने कहा था पार्टनर की इनकम में से लॉस माइनस नहीं हो सकता अगर एओपी का लॉस आ रहा हो। याद है एक बात की थी, अगर एओपी से लॉस आ रहा हो तो पार्टनर के हाथों में रेट पर्पज के लिए लेस नहीं होगा, तो लॉस तो नहीं पार्टनर को बांटे ना, लॉस मेरे ख्याल से एओपी खुद अगले साल माइनस कर लेगी अपनी इनकम में से। तो मैं अपनी बात पे कायम हूं कि अगर चैप्टर 4 वाली इनकम उठानी है आपने 0, तो वही उठा के यहां लिखा करें। कमीशन वगैरह और प्रॉफिट अगर आप लिख भी दोगे ना, इन द एंड जो जवाब आने वो 0 ही आने, और जब 0 का ब्रेकअप करोगे तीनों में तो 0 ही है। तो कमीशन वगैरह लिख के आप थोड़ा सा टफ काम कर सकते हो, बट उससे फ़ायदा कोई नहीं होना। तो इसलिए आपने समझने के लिए तो ये नोट कर लें, लेकिन पेपर में जब टैक्सेबल इनकम 0 आ जाए तो बेशक ये वर्किंग ना भी खोलें तो काम चलेगा, लेकिन अभी खोलना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक पैटर्न चल रहा है उससे आप फटे ना, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप, इसलिए इस पैटर्न को नोट करें, वर्किंग 2, और इसको काट दें, फिर इसको डिवाइड नहीं करना पार्टनर्स में। स्टिल 2020 के न्यूमेरिकल ही करते हैं, अब हम पार्टनर्स के न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। 1 फरवरी 21, ये तो 2021 है, बाकी ने तो 2021 में कुछ किया छोड़ने पर है। उमर ऑल्सो ऑपरेट्स अकेला बिजनेस, जाती बिजनेस, फ्रॉम विच ही अर्न 6 मिलियन इन 2020 एंड 25 लाख इन 2021। तो मेरे ख्याल से 6 मिलियन देख लें, 25 तो छोड़े, वो तो 2021 का है ना। तो पहले सफ़े पे ही जगह है, थोड़ी सी जगह चाहिए, बस 3-4 लाइनें। पहले सफ़े पे ही मिस्टर उमर इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2020। एक क्लास में लिख रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ जाती इनकम फ्रॉम बिजनेस। जाती इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं कितनी है इसकी। उमर ने 6,000 कमाया, अच्छा यही क्या निकला इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी, 6,000। एड शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी तो कोई नहीं है, शेयर फ्रॉम एओपी तो कोई नहीं है। तो आपको याद है टैक्सेबल इनकम हम 2 दफा लिखा करते थे पार्टनर के लिए, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ये कम वाली होगी और ये, लेकिन आपको मेरे ख्याल से 2 दफा टैक्स निकालने की जरूरत नहीं, बस एक ही दफा टैक्स निकाल लें, एक ही दफा टैक्स निकाल लें। अच्छा सवाल तो छोटा सा है, आसान सा है, लेकिन हमें मजा आ रहा है उसे करने का, आपकी शक्लों से मुझे लग रहा है वी आर एंजॉयिंग। तो 6,000 पे टैक्स निकाले चैप्टर 4 पे जाके, 6 मिलियन पे, यार छोड़ो यार, टोटल बता दो, बस इक्वल टू का बटन दबा दिया करो, आज के बाद मैंने टैक्स निकाला। कोई और बताए, 2680, ये टैक्स निकला है मिस्टर उमर का, कहाँ जाके, चैप्टर 4 में जाके। ये जी हमारा 2020 खत्म हुआ। अब व्हाइट बोर्ड पे मैं जो भी काम करूंगा
डेट विल बी फॉर 2022, बहुत ज्यादा आप आगे निकल गए हो। डेट विल बी फॉर 2021। ये 2020 का सारा सवाल खत्म हुआ। अब मूव करते हैं 2021 की तरफ। अगला सफा निकालें जी। एक्चुअल टैक्स मैंने क्यों नहीं दोबारा निकाला? क्योंकि बस 6,000 रुपये टैक्स है ना, बस खत्म बात। आगे चलें। कम ऑन 2000 और बोल लें 21। 2021 में बताएं जी प्रॉफिट कितना आया? 25,000। स्टार पढ़ें, इसमें से कमीशन नेट हो चुका है। अब अगला सफा निकाल लें। एओपी के लिए आप जो है 15 लाइनें छोड़ दें, 15 लाइनें। दूसरे सफे पे आ गए। एओपी के लिए कितनी लाइनें छोड़ दी? 15। अगला सफा मत निकालो, 15 लाइनें छोड़ दो। दूसरा सफा निकालो ना, अब तीसरे पे जा रहे हो। दूसरे सफे पे एओपी के लिए कितनी लाइनें छोड़ दें? 15 लाइनें छोड़ दें। हाँ जी, 1330। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी 1330 थी, ठीक है, कोई नहीं, लीव इट। इधर आए आप वापस। मैं असल में आप किसी की कोई और निकली होगी ऑनलाइन वाले की, उसकी भी माइंड की गाड़ी उधर ही होगी। मैं क्या कह रहा था, 1 मिनट से वो दोबारा बताता हूँ। मैं ये कह रहा था अब आप अगला सफा निकाल लें। मैं 2021 का सवाल सॉल्व करने लगा हूँ। अब आप हजरात ने जो है वो 15 लाइनें छोड़ देनी है एओपी के न्यूमेरिकल के फेस के लिए, और वर्किंग करें जी। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस में निकालूंगा। किसकी? पहले एओपी की या पार्टनर की? एओपी की। अब किस साल की? 2000। मैंने इतनी वाज़ेह हेडिंग्स दे दी हैं कि सारी चीज़ें अब आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाली थी एओपी की 2020 की। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। प्रॉफिट बताएं इस साल का? 25,000। स्टार पढ़ें। इस तक पहुंचते हुए कमीशन माइनस हो चुका है, ऐड कर दें। कमीशन कितना? 700। डिविडेंड इनकम माइनस करेंगे यहां से और इसको रिक्लासिफाई करें। डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, बस ठीक है, फिर इंक्लूड नहीं है, फिर माइनस ना करें। डिविडेंड इनकम अलग से पड़ी हुई है। लोअर लोअर लोअर, कसूर कसूर। ये प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का। पहले आप माइनस करें पुराने साल का लॉस, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन पुराने और हमारे साल की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो सिर्फ माइनस करें पुराने साल का लॉस। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 2020। चलो जी उस्ताद जी, चलाओ गड्डी। 2100 जरा कम हो जाएगा, उसकी जान निकल जानी है। 21,000 ये इनकम आ गई किस साल की? 15 लाइनें मैंने इसलिए छुड़वाई थी ना, डिविडेंड को ऐड भी करना, लेस भी करना, उसका टैक्स ऐड भी करना, लेस भी करना, इन्हीं चक्कर में पड़े रहते हैं हम। तो 15 लाइनें इसलिए छुड़वाई थी। अब एओपी का फेस शुरू कर दें। कामकाज, एओपी, टैक्स ईयर 2000। ये आपने सारी लाइनें एक ही में लिखनी है या 3 लाइनों में ये लिखना है? सारा 3 लाइनों में लिखना है ये सारा। कामकाज, एओपी, टैक्स ईयर 2021। वर्किंग नंबर 1 कितों हर रिक्वायरमेंट के अलग वर्किंग कर रहे हैं? नहीं, वर्किंग 3। इनकम फ्रॉम बिजनेस 20। पुराने साल के लॉसेस क्या हो चुके हैं इसमें? माइनस हो चुके हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम 4000। पप्पू ये 4000। कैलकुलेटर के बगैर बताएं। लेस मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? डबल अंडरलाइन में लगाई। मुझे क्यों निकाला? आप पे रेट अलग है। क्लियर? निकालूं किसी बच्चे को क्लास से? अच्छा, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई जी? ये भाईजान, ये फ्रिस्बी देखिएगा, ये भाईजान, ये
लाल देना। ओ आज टैक्सेबल इनकम के नीचे लेस कलर्स आ रहे। ये जिंदगी में पहली दफा हो रहा है ऐसा। टैक्सेबल इनकम से ऊपर लेस का लफ्ज आता था जहां ज़कात होती थी। टैक्सेबल इनकम से ऊपर लेस का लफ्ज आता था जहां ज़कात माइनस करते थे। आज हम टैक्सेबल इनकम के नीचे जिंदगी में पहली दफा जब से पैदा हुए हैं कौन सा लफ्ज डालने लगे हैं? लॉस का, लेस का, इसलिए कि चैप्टर 12 का पहला सफा कहता है अगर एक पार्टनर भी एओपी का कंपनी हो तो शेयर ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी। अगर एक पार्टनर भी कंपनी हो तो शेयर ऑफ कंपनी शैल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द इनकम ऑफ शेयर ऑफ एसपीएल। निकाल दें इसको, इसलिए निकाल लें कि इस पे निकाल के ना एओपी खुद अपने टैक्स देगी, उस कंपनी खुद टैक्स देगी। ये कंपनी का मामला है। एओपी का अगर कोई पार्टनर कौन है तो कंपनी को उसका हिस्सा दे दें। पीछे किसका बच जाएगा? बाकिर का और उमर का। बस ये लाइन करवाने के लिए आपको बुलाया था, ये लाइन करवानी। लेस शेयर ऑफ एसपीएल। अच्छा ये 21,000 जो आया है इस पे कितने चूहे टूटेंगे? सॉरी, बाकिर, उमर और एसपीएल, इस पे 3 लोग जम मारेंगे। इसमें ओपीएल कितना खींचेगा? एसपीएल कितना खींचेगा? यार इसके 2 तरीके हैं, जो भी आपको पसंद हो। 20 जमा 30 जमा 50 इज 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, या 50% भी कर सकते हैं क्योंकि इत्तफाकन तीनों का टोटल 100 आ रहा है। तो 50% भी कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं। पिछली क्लासों में हम 50 डिवाइडेड बाय 100 के आदी हुए हैं। तो आधा हिस्सा कंपनी को अब दे दें, 10,500। बाकी कितना बचा? अल्लाहु अकबर। एओपी के न्यूमेरिकल के फेस पे आज तक कभी टैक्सेबल इनकम का लफ्ज 2 दफा नहीं आया था। आज इधर भी टैक्सेबल इनकम का लफ्ज 2 दफा आ रहा है। कह रहे हैं क्या करीब आ रही है। अच्छा तो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज दूसरी दफा आ गया। ये पेपर में लिखना नहीं, लेकिन आप मुझे बता दें ये किस किस का हिस्सा बचा है? शेयर ऑफ बाकिर एंड उमर, बी एंड ओ। ये बाकिर और उमर का हिस्सा बचा। डन। कमीशन हमने उल्टा दिया है। कमीशन उसको दे, असल में ना ये 10,500 जाना है और फिर 10,500 जाके कैसे टैक्सेशन इसकी होनी है ये हमारे शायद सिलेबस में नहीं है कि 10,500 का आगे क्या करना है। इसको कमीशन भी मिलेगा, उसका क्या करना है ये शायद कंपनी खुद देखेगी। तो आप बोलें इंग्लिश में फिक्रा, इफ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ एन इज द शेयर ऑफ कंपनी shall be excluded from income of AOP। AOP की इनकम से इसको निकाल दें, तो AOP की इनकम से निकाल दें। लेस के ऊपर स्टार डाल के लिखें, कंपनी का हिस्सा AOP के न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर माइनस किया करेंगे। लेस पे स्टार डाल के लिख लें, कंपनी का हिस्सा AOP के फेस पर माइनस किया करेंगे। इसका एक और बेनिफिट आप सुने, पार्टनर्स के लिए इनकम कम होगी, इन पे रेट भी कम लगेगा। 10,500 किसी लोअर स्लैब में गिर जाएगा, ये भी फायदा होगा वैसे पार्टनर्स को। लेकिन कंपनी 10,500 पे अपने रेट पे टैक्स देगी। आजकल कंपनी का टैक्स रेट मेरे से 29% है। 10,500 की टेंशन ना लें, छोड़ें। आप जाइए चैप्टर 4 में और मुझे टैक्स निकाल के दे दें। एक ही दफा सही बताइएगा। 29। अब वो डंकी वर्क कर लें यार, डिविडेंड वाला। कमीशन किस में नहीं, 7,000 में ये 32,000 या जो भी 21 में 7 पड़ा हुआ है, तो ये 21 इधर ही आया, इसमें कमीशन मिल गया उसको। क्या कौन सा? वो तो अपोर्शनमेंट मुझे करवाऊंगा तो याद कराना, विजुअल इनकम जब निकलवाऊंगा। अभी मैं ओपी का मेडिकल कर रहा हूँ। क्या ये 7,000 कमीशन है, ये इसके अंदर बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, तो ये पाक हो गया है। अभी बात को कंफ्यूज मत करें, सिंपल चीज़ें चलने दें। कोई ऐसी मैंने नई चीज़ नहीं की। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करनी है क्लास के बाद आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं डिविडेंड भी बांटे हैं इसको, आप 21,000 बांट रहे हैं, आपको ये 4,000 भी बांटना चाहिए। आप 21,000 बांट रहे हैं, आप 4,000 भी बांटना चाहिए। नहीं बांटना, लॉ में बड़ी बारीकियां हैं, जिस तरह करवाया जा रहा है बस सिंपल करें। बस अगर डिटेल से डिस्कशन करनी है तो ठीक है, हम सिलेबस प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सोचने को तो फिर और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। ओके चलें जी, नेक्स्ट। इसको फैलाएं मत। टैक्स बताएं जी किसका? FTR का। स्टिल अगर मसला है तो जूम मीटिंग में या आप लोग क्लास के बाद आगे डिस्कस कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 4,000 ज़रब
अच्छा, डिविडेंड का टैक्स अब ऐड करना है या ऐड करके लेस भी करना है? कितना? 600 29 पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट। डन। एसपीएल को जो 10,500 दिया है, एसपीएल जाने और कंपनीज के न्यूमेरिकल्स ये फाइनल में जाने। एसपीएल को 10,500 देके आपने बस फ्री हो जाने, अगला इसको खाए जो मर्जी करे, हमें इससे क्या। मोहतरम, मैंने 3-4 मिनट इंटेंशनली छोड़े हैं, किस वजह से कि अब हम डिविजिबल इनकम की कैलकुलेशन करने लगे हैं। किस साल की? 2021 की। एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया या शुरू हो गया? खत्म हो गया। अब अगर पार्टनर का भी करना है तो एक वर्किंग आपको करनी पड़ती है, दैट इज बाकिर, उमर एंड एसपीएल। वर्किंग नंबर 4, व्हाट इज डिविजिबल इनकम? डिविजिबल इनकम किसकी? एओपी की। एओपी की डिविजिबल इनकम, एओपी ने डिविजिबल इनकम 2021। क्या किसी को पता है कि डिविजिबल इनकम कौन सी होती है? जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगे। कमाल बोल दिया आप लोगों ने, अखीर कर दिया। जिस पे क्या लगे? चैप्टर 4 का रेट किस पे लगा? 10,500 पे। ये सिर्फ बाकी उम्र में बांटिएगा। सुन ले, आज ये एसपीएल भी धोखा था, मैंने यहां लिखना नहीं था, लेकिन असल में बात आपको वहां जाके बतानी थी। एसपीएल को कुछ बांटा नहीं जाता। इधर तो अल्लाह का शुक्र है वो था ही जीरो, तो टेंशन ही नहीं थी। एसपीएल को कुछ बांटा नहीं जाएगा डिविजिबल इनकम है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बांट चुके हैं। हेडिंग इधर ये हुआ करेंगी बाकिर, उमर और टोटल। अब कमीशन की भी टेंशन नहीं, क्योंकि कमीशन भी किसका था? कंपनी का था। अच्छा, अब बाकिर और उमर की सैलरी बोनस है, कोई ढूंढ ले। अच्छा, बता दें जी क्या बांटना है। इधर ही लिख दूं 10,500 या इधर नीचे लिख के सैलरीज बोनस वगैरह माइनस करूं? इधर ही लिख दें 10,500। अब सब लोगों ने 10,500 को बांटना है। ये दूसरी चीज है आज की क्लास में नई। 10,500 को बांटना है। शादाब को, सदाबहार को क्यों नहीं बांटा? प्राइवेट को पहले बांट दिया है। अब किसको बांटने? 20 और 30। कैसे बांटेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 10,500 को 20% लगा दें? फिर पता है मसला क्या होगा? 10,500 को अगर 20% लगा देंगे और 10,500 को 30% लगा देंगे तो ये टोटल इससे बराबर नहीं आएगा। थोड़ी सी अकल लगाएं। अब आप 50 को छुपा दें भाई, 50 वाले को तो फर्क कर दिया ना। अब पार्टनर बचे कितने? अब आपने 20-30 को टोटल लेने। अब 20 और 30 क्या बना? 50। 20/50 और 30/50 ये करना था। 20/50 और 30/50। 20% करने से मसला हो जाने। तो अब कितने पार्टनर बच गए? 2। एक के 20 हिस्से हैं, एक के 30। अच्छा, वैसे सारे कितने हो गए फिर? 50। और इस तरह भी कर सकते हैं, किसी ने 0-0 उड़ा दिए तो 2/5 3/5। ये बस करना है आपने। क्या बांटना है इनमें? बोले 10,500 इंटू 20/50। 10,500 जरा 30/। आप देखें दोनों का टोटल बराबर आ रहा है 10,500 में। ग्रीन मार्कर देना। ग्रीन था किसी को? वो पड़ा हुआ। अच्छा भाई, आई वेस्टेड यू 25 मिनट्स फॉर दिस लाइन एंड फॉर दिस ओनली। पूरे व्हाइट बोर्ड पे इसके अलावा कोई नया काम नहीं है। ये जो लाइंस हैं, बस ये 2 लाइनें पूरे व्हाइट बोर्ड पे नहीं है। अगर आप तस्वीर खींचे, बाकी सारा पुराना और पुराना तरीन काम है। 2 बातें आपको मैंने बतानी थी। नंबर 1, एओपी के न्यूमेरिकल के मुंह पे क्या करना है? कंपनी का शेयर उसको दे देना है। कंपनी का शेयर चैप्टर 4 पे जाते जाते रुक जाना है। पहले कंपनी का शेयर उसको देना है, फिर चैप्टर 4 पे जाना है। और डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में क्या करना है? पार्टनर्स 3 लिखने हैं या 2, और उनको फिर शेयर बांट देना है। अब किसका न्यूमेरिकल रह गया?
पार्टनर्स का, वो आप घर जाके कर लीजिएगा। किस किस का रह गया है? बाकिर का और उमर का, वो आप घर जाके कर लीजिएगा। 2000 किस साल का रह गया है? 21 किस साल का। ठीक है जी, जाएं आप पूछना शुरू करें सवाल। हाइब्रिड वाले भी इधर ही आ जाएं, पूछना शुरू करें। 7000 तो बिल्कुल नहीं गई ना, 7000 क्या चीज़ है? नहीं अभी नहीं, उधर मैं, अब मुझे जवाब देने दो ना वन बाय वन। ये 7000 तो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, पहली बात ये है। नहीं लगा रहने, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, चलिए खुद ठीक है बंद कर दें। पहली तो